हेलो दोस्तों, आई एम हैप्पी टू सी यू अगेन। अभी तक हमने ये सीख लिया है कि स्ट्रेस किस तरीके से हमारे जीवन के हर एरिया में हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से स्ट्रेस 3 लेवल पे हमें इम्पैक्ट करता है। देयर आर 3 लेवल्स ऑन विच स्ट्रेस नेगेटिवली इम्पैक्ट्स आवर लाइफ्स। किस तरीके से करता है उसका डिटेल आज हम समझेंगे। तो सबसे पहला लेवल जिस पे स्ट्रेस हमें इम्पैक्ट करता है नेगेटिवली, वो है बॉडी। सबसे पहले जब भी स्ट्रेस आपके जीवन में आ रहा है तो वो आपकी बॉडी को इम्पैक्ट करने लगता है। आज बहुत डिटेल में हम समझेंगे और गहराई से हम समझेंगे कि किस तरीके से स्ट्रेस हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट डालता है। देखिए दोस्तों, स्ट्रेस एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है थ्रेट और डेंजरस सिचुएशन के लिए। जब भी हम कोई थ्रेट या फिर कोई डेंजर परसीव करते हैं, वो थ्रेट रियल भी हो सकता है या फिर वो जो थ्रेट है वो साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। तो जब भी रियल या साइकोलॉजिकल थ्रेट या फिर डेंजर हमने देखा तो हमारी बॉडी में एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स या फिर फियर रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। वो किस तरीके से काम करता है जरा इस ब्लॉक डायग्राम से हम समझते हैं। देखिए, जैसे ही आपने बाहर कोई डेंजरस सिचुएशन देखी, सपोज आपने एक टाइगर देखा और टाइगर देखते ही आपके ब्रेन में एक डेंजर एक्टिवेट हुआ, आपने डेंजर परसीव किया। जैसे ही आप डेंजर परसीव करेंगे, आपके ब्रेन में एक छोटा सा ऑलमंड शेप का, एक बादाम जितने शेप का एक ग्लैंड होता है, एमिगडाला। ये एक तरीके से सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है कि जब भी कोई डेंजर है तो ये सिक्योरिटी गार्ड कैसे अलर्ट करता है पूरी सोसाइटी को, वैसे इसका काम है अलर्ट करना। तो जैसे ही टाइगर था, बाहर टाइगर था, अंदर क्या बना, डेंजर बना, एक्टिवेट हो गया एमिगडाला। एमिगडाला जो सिक्योरिटी गार्ड है, इसने इंफॉर्मेशन दे दी हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस हमारा सिक्योरिटी मैनेजर है और ये सिक्योरिटी एक्शंस लेता है, डिसीजंस लेता है। तो जैसे ही हाइपोथैलेमस को पता चला कि बाहर एक डेंजरस सिचुएशन आ चुकी है, तो अब कुछ केमिकल रिएक्शंस को एक्टिवेट करने की जरूरत है। तो जैसे ही हाइपोथैलेमस तक सिग्नल पहुंचेगा, हाइपोथैलेमस अब क्या करेगा, केमिकल रिएक्शंस एक्टिवेट करेगा। ए का मतलब है एड्रीनलिन हार्मोन एंड सी का मतलब है कॉर्टिसोल। एड्रीनलाइन को इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं एंड कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। तो जब भी हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हुआ और उसने देखा कि डेंजरस सिचुएशन आ गई है बाहर की दुनिया में, तो अब हमें एक्शन लेने की जरूरत है। वो एक्शन कैसे लेता है, केमिकल रिएक्शन के द्वारा। एड्रीनलिन एंड कॉर्टिसोल, ये 2 हार्मोन्स आपके ब्लड में रिलीज हो जाते हैं और जैसे ही ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपकी बॉडी में एसआर का मतलब है स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। अब स्ट्रेस रिस्पॉन्स देखिए किस तरीके से काम करता है। जैसे ही ये ए और सी आपके ब्लड में गए, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, नंबर 1। तुरंत आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, नंबर 2। आपका ब्रीदिंग रेट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा। आपकी मसल जो है, हाथ और पैरों की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगी। क्यों? क्योंकि बाहर डेंजर देखते ही आपकी बॉडी तैयार है या तो फाइट करने के लिए या फ्लाइट करने के लिए, या तो लड़ना है या फिर भागना है। और दोनों ही केस के अंदर आपको अपने दोनों हाथों की मसल चाहिए या फिर पैरों की मसल्स आपको यूज में आएंगी। तो जैसे ही ये 2 हार्मोन्स रिलीज हुए, स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो गया, हार्ट बीट तेज हो गई ताकि ज्यादा ब्लड पंप किया जा सके, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाए, इसलिए आप ज्यादा तेजी से ब्रीदिंग करते हैं ताकि ब्लड में ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचे और ज्यादा ब्लड आपके मसल्स में और आपके टिश्यूज तक पहुंचा सके ताकि आप स्ट्रेंथ महसूस करें। दोस्तों, जब इनफैक्ट स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है तो आपके लीवर में जो एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट होता है या एक्स्ट्रा एनर्जी जो एज अ रिजर्व रहती है, जैसे आपके गाड़ी में रिजर्व रहता है, वैसे ही लीवर के पास में रिजर्व में एनर्जी रहती है। तो आपका जो ब्लड है उसमें लीवर से शुगर निकाल के ब्लड में पंप होने लगती है जैसे ही स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है। तो अब हुआ क्या, आपके लीवर में जो भी एक्स्ट्रा शुगर है वो निकाल करके आपके ब्लड में इंजेक्ट कर देता है ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स, ताकि ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा शुगर मतलब ज़्यादा एनर्जी आपके टिश्यूज़ तक पहुंच सके। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है। पहले के ज़माने में जब रियल में टाइगर होता था तो ब्लड में इतना सारा शुगर गया और आप या तो पेड़ पे चढ़ गए या आप भागे या आपने अपने आप को बचाया किसी भी तरीके से। तो जो भी शुगर आपके ब्लड में गई, वो शुगर या फिर वो एनर्जी आप यूज कर लेते थे, आप उसे डिसिपेट कर देते थे।
लेकिन आज के ज़माने का जो स्ट्रेस है, आज के ज़माने का जो फियर रिस्पॉन्स या स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, वो किसी रियल टाइगर से नहीं आ रहा। आज कहाँ से आ रहा है? मैंने पहले भी जैसे बात करी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से आ रहा है कि कोई डेडलाइन है और आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है, स्ट्रेस रिलीज हो गया। या फिर आपको स्टेज पे जाके स्पीच देनी है, स्ट्रेस रिलीज हो गया। या फिर एग्जाम देने जा रहे हो आप, स्ट्रेस रिलीज हो गया। तो इन सभी सिचुएशन में रियल थ्रेट नहीं है, साइकोलॉजिकल थ्रेट है, लेकिन रिस्पॉन्स रियल है। तो हुआ क्या? एक्स्ट्रा शुगर आपके ब्लड में जा रही है, लेकिन पहले की तरह आप पेड़ पे नहीं चढ़ रहे हो, ना आप दौड़ रहे हो, ना आप लड़ाई कर रहे हो, आप बैठे बैठे बस सोच रहे हो। इस वजह से हुआ क्या कि बहुत सारा शुगर आपके ब्लड में जाता रहता है, लेकिन आप उस शुगर को यूज नहीं करते, उसको डिसिपेट या उसको स्पेंड नहीं करते हो, जिसकी वजह से फ्यूचर में ये डायबिटीज़ का रूप ले लेता है और डायबिटीज़ आपके शरीर में बनने लगती है। दोस्तों, ज़्यादातर डायबिटीज़ हेरिडिटी से नहीं आती, आपके स्ट्रेस रिस्पॉन्स की वजह से आती है। इसीलिए मनोवैज्ञानिक इसे बोलते हैं साइकोसोमेटिक डिजीज़। साइकोसोमेटिक डिजीज़ का मतलब है कि मन से उत्पन्न होने वाली बीमारियां। तो आप जब स्ट्रेस रिस्पॉन्स में हैं, स्ट्रेस रिस्पॉन्स को बोला जाता है डिफ़ॉल्ट मोड या फिर सर्वाइवल मोड। जब आप कॉन्स्टेंटली अपनी इनकम की चिंता करते हैं, अपने बिजनेस की चिंता करते हैं, या फिर अपनी जॉब की चिंता करते हैं, अपने रिश्तों की चिंता करते हैं और एक स्ट्रेस में जब कंटिन्यूसली जीते हैं, तो ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये एड्रेनलिन और कोर्टिसोल कंटिन्यूसली आपकी बॉडी में सिक्रीट होता रहता है, जबकि आप इसको खर्च कर नहीं रहे हैं। तो ये क्या करेगा? आपके ब्लड में शुगर लेवल्स को बढ़ाने लगेगा और आपको डायबिटीज जैसी बीमारी होना शुरू हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं कोर्टिसोल की बात कर दूं, कोर्टिसोल की अगर मैं बात करूं तो कोर्टिसोल से क्या होता है? कोर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। तो स्ट्रेस आपकी बॉडी में बढ़ने लगता है और जब स्ट्रेस बढ़ता है तो आप या तो ज़्यादा शुगर खाना शुरू करते हैं या ज़्यादा स्वीट्स खाना शुरू करते हैं, ओवर ईटिंग आप शुरू कर देते हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल आपकी बॉडी में बढ़ने लगता है, जिससे आपके हार्ट के प्रॉब्लम होना, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम होना शुरू होता है और सबसे इंपॉर्टेंटली आपकी सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ने लगती है। यानी कि पूरा बॉडी में इतना फैट नहीं है, लेकिन आपके पेट के एरिया के आसपास बहुत ज़्यादा फैट डेवलप होने लगता है, जिससे कहते हैं सेंट्रल ओबेसिटी। तो सेंट्रल ओबेसिटी आपकी बढ़ी और फ्यूचर में हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने देखा कि डेंजर को आपने एमिग्डाला एक्टिवेट किया, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हुआ, एड्रेनलिन और कोर्टिसोल हुआ, स्ट्रेस रिस्पॉन्स आया, हार्ट बीट बढ़ी, ब्रीदिंग रेट बढ़ा और मसल कॉन्ट्रैक्शन होने लगा और बहुत सारा शुगर ब्लड में इंजेक्ट हुआ और पूरा का पूरा एनर्जी बाकी सब एरियाज में से निकल करके कहाँ पे गया? आपके हाथों में और आपके पैरों में गया। इस समय पे एनर्जी ना तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में रहती है, ना आपकी इंटेलेक्चुअल ब्रेन में रहती है, पूरा एनर्जी जो है वो सिर्फ आपके हाथों में और पैरों में चला जाता है, जिसकी वजह से आपने देखा कि डायबिटीज़ और कोर्टिसोल और सेंट्रल ओबेसिटी जैसी बीमारियां आपको होना शुरू हो जाती हैं। तो आज मनोविज्ञान ये बताता है कि ज़्यादातर बीमारियां जो दुनिया में फैल रही हैं, उसका जो कोज है, रूट कोज है, वो कहीं ना कहीं डिफ़ॉल्ट मोड में जीना या फिर फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स में जीना या फिर स्ट्रेस रिस्पॉन्स में कंटिन्यूसली हर रोज़ जीना ही इन बीमारियों का कारण बन जाता है। ना सिर्फ ये दोस्तों, आपकी डिजीज़ डेवलप करके तो आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट आता ही है स्ट्रेस का, लेकिन आपके इम्यून सिस्टम पे भी इसका इम्पैक्ट आता है, क्योंकि जब जब आपकी बॉडी में एड्रेनलिन और कोर्टिसोल रिलीज होते हैं तो आपका ब्रेन सारा एनर्जी कहाँ भेज रहा है? आपके मसल्स में और आपके टिश्यूज़ में भेज रहा है। उस समय पे आपका ब्रेन ये चॉइस ले लेता है कि अभी इम्यून सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, अभी इंटरनल किसी भी बैक्टीरिया वायरस से फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमें एक्सटर्नल फियर जो है उससे लड़ने की ज़रूरत है। तो इस वजह से जब भी आप स्ट्रेस रिस्पॉन्स में जाते हैं, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होता है, आपके इम्यून सिस्टम में से जो एनर्जी है वो सक कर ली जाती है और स्ट्रेस रिस्पॉन्स की वजह से या फिर कंटिन्यूसली डिफ़ॉल्ट मोड और सर्वाइवल मोड में जीने की वजह से क्या होता है? आपका जो इम्यून सिस्टम है वो 3 स्टेज में आ जाता है। स्टेज नंबर 1 इज सरेंडर, स्टेज नंबर 2 इज कन्फ्यूज्ड एंड स्टेज नंबर 3 इज ओवर एक्टिव। तो जब आप ज़्यादा स्ट्रेस में अपना जीवन जी रहे हैं, हर रोज़ अगर आप स्ट्रेस में रह रहे हैं, तो आपके इम्यून सिस्टम की 3 स्टेट क्रिएट होती हैं। फर्स्ट इज सरेंडर। आपके इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखने के बाद में एक टाइम पे आकर के सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर करने का मतलब अब वो फाइट नहीं करते एक्सटर्नल इन्फेक्शन से। तो जिन लोगों का इम्यून सिस्टम सरेंडर्ड रहता है, वीक रहता है, उन लोगों के साथ ये होता है कि उन्हें बार बार इन्फेक्शंस लगना शुरू हो जाते हैं।
आपने आसपास लोग देखे होंगे कि बरसात बाद में होती है, इनको जुकाम पहले हो जाता है। इनफैक्ट इनको देख के पता चल जाता है कि अब बरसात आने वाली है, सीजन बदलने वाला है। इतना वीक इनका इम्यून सिस्टम है, सरेंडर्ड इम्यून सिस्टम है। इन्फेक्शंस बहुत होने लगते हैं और भी बहुत सी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां भी इनके शरीर में डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन्फ्लेमेशन इनकी बॉडी में ज़्यादा रहता है, एसिडिटी, अल्सर जैसी बीमारियां होना भी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती हैं। फिर देखिए कंफ्यूज्ड, एक पॉइंट आता है जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में अगर जी रहे हैं तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो कंप्लीटली कंफ्यूज्ड हो जाता है। कंफ्यूज का मतलब क्या है कि अभी उसे समझ में नहीं आ रहा कि एक्सटर्नल बॉडी कौन है, एक्सटर्नल सेल कौन सा है और इंटरनल सेल कौन सा है। वो अपने और बाहरी सेल्स के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता और इसका नतीजा ये निकलता है कि अपने ही सेल मारने लगता है, अपने ही सेल खाने लगता है। जितने भी दोस्तों ऑटोनोमस डिसीज़ हैं, जो खुद से ऑटो इम्यून जितने भी डिजीज़ होते हैं, वो ऑटो इम्यून डिजीज़ हमारे शरीर में ही उत्पन्न हो जाते हैं जस्ट बिकॉज कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कंफ्यूज्ड स्टेट में है। तो जो कैंसर है, जब आपके अंदर ट्यूमर बनना शुरू हो गए, आपका इम्यून सिस्टम, आप ही के सेल जब आपकी स्किन को खाने लग जाते हैं तो सोरियासिस हो जाता है, बालों को खाने लगते हैं तो एलोपीसिया हो जाता है, और ट्यूमर्स जब बनने लगते हैं तो एक तरीके से कैंसर हो जाता है। तो जितना भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ये आप ही का इम्यून सिस्टम है जो कंफ्यूज होकर के आप ही के सेल्स को खाना शुरू कर दिया है। तो जितना भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है वो एक्चुअली क्या है, फंडामेंटली वो सिर्फ एक इम्यून सिस्टम है जो कि कंफ्यूज्ड स्टेट के अंदर रह रहा है। एंड थर्ड इज ओवर एक्टिव। ओवर एक्टिव का मतलब क्या है कि छोटा सा डस्ट पार्टिकल आपके नाक में गया है और आपके इम्यून सिस्टम ने ये समझ लिया कि बहुत बड़ा अटैक हम पे हो गया है और वो स्नीजिंग चालू कर देता है 6 टाइम, 10 टाइम्स, 12 टाइम्स। कभी कभी स्किन के ऊपर रैशेस डेवलप होने लग जाते हैं। तो बहुत से लोगों में जो एलर्जी है, एलर्जी कुछ नहीं है, एलर्जी सिर्फ एक ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम है जहाँ पे आपके इम्यून सिस्टम को ये पता नहीं चलता कि कैसे रिएक्ट करना है। तो दोस्तों ये हुआ बॉडी पे इम्पैक्ट स्ट्रेस की वजह से। तो मैं रिकैप कर देता हूँ कि जब भी आप कंटिन्यूसली स्ट्रेस में रहेंगे तो होगा क्या, आपका एमिगडाला एक्टिवेटेड रहेगा, हाइपोथैलेमस एक्टिवेटेड रहेगा और कंटिन्यूसली एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल शरीर में रिलीज होता रहेगा, जिससे डायबिटीज़ और सेंट्रल ओबेसिटी जैसा बीमारियां होना और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस हो जाएगा। इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है, कंफ्यूज होता है, ओवर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से कैंसर जैसी डिजीजेस, इन्फ्लेमेशंस, बार बार इन्फेक्शंस होना, अल्सर्स होना और एलर्जी बहुत ज़्यादा आपको होने लगती है। तो दिस इज़ हाउ स्ट्रेस इज़ इम्पैक्टिंग योर लाइफ। अब ये स्ट्रेस बहुत सारे एरिया से आपके जीवन में आता है जो मैं आपसे पहले ही शेयर कर चुका हूँ। अब इट्स हाई टाइम दैट वी कंट्रोल, दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल स्ट्रेस बिकॉज इट इज़ इम्पैक्टिंग योर बॉडी, इट इज़ इम्पैक्टिंग योर हेल्थ नेगेटिवली। तो जो पहला एरिया है जहाँ पे स्ट्रेस, फर्स्ट लेवल है जहाँ पे स्ट्रेस इम्पैक्ट करता है, वो है आपकी बॉडी। और हमने देखा कि किस तरीके से स्ट्रेस आपके इम्यून सिस्टम को और आपके जो हेल्थ है, आपके शरीर में बीमारियाँ किस तरीके से उत्पन्न करता है, ये हमने देखा। अब देखिए जरा सेकेंड लेवल जहाँ पे स्ट्रेस आपको इम्पैक्ट करता है। सेकेंड लेवल इज इंटेलिजेंस। जो भी लोग कंटिन्यूसली स्ट्रेस में रहते हैं उनकी जो इंटेलिजेंस है वो कम होने लगती है। इसको मैं थोड़ा और डिटेल में आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से स्ट्रेस आपकी इंटेलिजेंस को लोअर कर रहा है, उसको डिग्रेड कर रहा है, उसको डिक्रीज कर रहा है। किस तरीके से ये होता है जरा समझते हैं। मैंने अपने बहुत सारे कोर्सेज में ये बात करी है और मैं अपने जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है ये मैं ज़रूर एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि आपका जो ब्रेन है 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। जो सबसे पिछला वाला पार्ट है दैट इज़ रेप्टिलियन ब्रेन। ये रेप्टिलियन ब्रेन सबसे ओल्डेस्ट ब्रेन है, सबसे पुराना आपका ब्रेन है एवोल्यूशनरी स्केल में, सबसे पुराना आपका है रेप्टिलियन ब्रेन। रेप्टिलियन ब्रेन का काम क्या है, आपकी बॉडी को बैलेंस करना, डाइजेशन, आपकी हार्ट बीट कंट्रोल करना, ये बेसिक काम आपके रेप्टिलियन ब्रेन के रहते हैं। रेप्टिलियन ब्रेन के बाद में आपका मिडिल ब्रेन है। मिडिल ब्रेन जो है वो है लिम्बिक ब्रेन। लिम्बिक ब्रेन का है आपके जीवन में सोशल कनेक्शंस बनाना और रिलेशनशिप, किन केयरशिप, ये बहुत सारे प्रोग्राम आपके लिम्बिक ब्रेन के होते हैं। फिर आपका फ्रंट ब्रेन, सेरिब्रल कॉर्टेक्स या फिर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये जो फ्रंट है एग्जैक्टली ये फोरहेड के पीछे जो ब्रेन है दैट इज कॉल्ड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ही आपको इंटेलिजेंट बनाती है, आपको बाकी सारे एनिमल से डिफरेंशिएट करती है। सभी एनिमल्स में और हम में सबसे बड़ा फर्क है हमारी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का।
पहले वैज्ञानिकों को ये लगता था कि जितना बड़ा ब्रेन उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट, लेकिन फिर देखा कि हाथी का तो ब्रेन 5 किलो का होता है लेकिन वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। फिर इन्होंने देखा कि नंबर ऑफ न्यूरॉन्स पे डिपेंड करता होगा कि न्यूरॉन्स कितने होते हैं। अब ह्यूमन ब्रेन में 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और हाथी में तो इससे 4-5 गुना ज़्यादा रहते हैं, लेकिन वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, तो वो भी इंटेलिजेंस का कंपैरिजन नहीं रख सकते। फिर फाइनली उन्हें ये पता चला कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होती है जो हमारा फ्रंट ब्रेन है, उसी से सारा डिफरेंस क्रिएट होता है। तो आपका जो फ्रंट ब्रेन है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये सेल्फ कंट्रोल के लिए, इंपल्स कंट्रोल के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, लॉजिक, एनालिसिस, अर्थमेटिक, मैथमेटिक्स, इन सब चीज़ों के लिए आपकी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम में आती है। तो जितनी भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ हैं, लर्निंग है, क्रिएटिविटी है, इट इज़ पार्ट ऑफ योर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अब दिक्कत कहाँ होती है, देखिए कि जैसे ही आपके अंदर ये एमिगडाला एक्टिवेट होता है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है। मैंने बताया कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स होते ही सारा ब्लड कहाँ जाएगा, आपकी मसल्स में, आपके हाथों की और पैरों की मसल्स में जाने लगता है, और बॉडी, आपका जो फ्रंट ब्रेन है, फ्रंट ब्रेन से पूरा ब्लड खींच लेती है और वहां पे जरा सा भी एनर्जी नहीं रहने देती, और सारा एनर्जी या तो हाथों में या फिर पैरों में जाएगा। तो इसे टेक्निकली कहा जाता है एमिगडाला हाईजैक। यानी कि जब स्ट्रेस रिस्पॉन्स में आप आते हैं तो आपका जो इंटेलेक्चुअल ब्रेन है वो शट डाउन हो जाता है, उसमें कोई एनर्जी नहीं जाती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि कई बार आप गुस्सा कर देते हैं अपने किसी फ्रेंड पे या फिर अपने किसी रिलेटिव पे, आप गुस्सा तो कर देते हैं, लेकिन बाद में जब आप शांत होते हैं और फिर सोचते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मैंने ये गुस्सा क्यों किया, मैं ज़्यादा बेटर तरीके से टैकल कर सकता था इस सिचुएशन को। तो ये क्यों हुआ आपके साथ, क्योंकि जब आप गुस्सा कर रहे थे उस समय आपका एमिगडाला हाईजैक हो रखा था, आपकी जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वहाँ पे जो इंटेलिजेंस के जो सेंटर हैं वो सेंटर ब्लॉक होके रखे थे इस वजह से। तो दोस्तों, जितना आप स्ट्रेस रिस्पॉन्स में रहेंगे, जितना ज़्यादा स्ट्रेस रिस्पॉन्स आपका रहेगा, ये इक्वेशन एक्टिवेटेड रहेगी और आपकी जो इंटेलिजेंस है वो ब्लॉक्ड रहेंगी। इससे होता क्या है, अगर लंबे समय तक आपके अंदर स्ट्रेस है तो आपकी इंटेलिजेंस ब्लॉक होने लगेंगी और आपकी क्रिएटिविटी और आपकी लर्निंग डिज़ायर ये भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। सो दिस इज़ हाउ इंटेलिजेंस को इम्पैक्ट करता है एमिगडाला। मैंने अपने कई क्लाइंट देखे हैं जो किसी ब्रेकअप के बाद या किसी बड़े बिजनेस लॉस के बाद में डिप्रेशन में चले गए, और मैं जब उनसे बात करता हूँ, मिलता हूँ, तो अपने पास्ट के बारे में जब बताते हैं तो दे टॉक अबाउट सो मच क्रिएटिविटी। इफ़ आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ माई क्लाइंट, इज़ अ वेरी बिग बिजनेस मैन, एंड मैं उनके ऑफिस में गया तो उनके ऑफिस में बहुत सारे कोटेशंस लिखे हुए थे और पेंटिंग्स लगे हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि ये तो बहुत ही अमेजिंग कोटेशंस और पेंटिंग है, तो उन्होंने बताया कि ये सब मेरे बनाए हुए हैं, ये कोट्स भी मेरे हैं, लेकिन आज मैं रिलेट ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे दिमाग से ये सब निकला है। आज मेरे दिमाग में ना तो पेंटिंग आती है, ना मेरे दिमाग के अंदर कोई कोटेशंस आते हैं, ना कोई पोइट्री आती है। आई एम दैट मच डिप्रेस्ड। तो होता क्या है दोस्तों कि बिकॉज ऑफ दैट थिंग आपकी जो इंटेलिजेंस है वो इंटेलिजेंस कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है। तो दोस्तों, अभी तक हमने सीख लिया कि किस तरीके से स्ट्रेस आपको इम्पैक्ट करता है। लेवल नंबर 1 आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट करता है, और लेवल नंबर 2 ये इम्पैक्ट करता है आपकी इंटेलिजेंस को, जिससे कि आप गलत डिसीजन लेते हैं, छोटी छोटी बातों में गुस्सा होते हैं और अपने रिश्तों को ख़राब करते हैं, अपनी हेल्थ को ख़राब करते हैं, अपने बिजनेस, अपनी इनकम, अपनी प्रोडक्टिविटी, अपने एनर्जी लेवल्स को भी आप ख़राब कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज एमिगडाला हाईजैक है और योर इंटेलिजेंस इज़ नॉट वर्किंग एंड यू विल मेक बैड डिसीजंस इन योर लाइफ। और तीसरा लेवल जहाँ पे स्ट्रेस आपको इम्पैक्ट करता है नेगेटिवली, वो है परफॉर्मेंस। जब भी आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहेंगे, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा डाउन होने लगेगी। दोस्तों, मैं अपनी एनएलपी की क्लासेस में सिखाता हूँ कि स्टेट क्या होती है, और मैं अपनी एनएलपी की क्लासेस में बहुत डिटेल में इसमें जाता हूँ, लेकिन ये स्ट्रेस की क्लास है तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मगर इतना आपको बता देता हूँ कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो डायरेक्टली आपकी स्टेट पे डिपेंडेंट करता है। स्टेट यानी फॉर्म कह लो या मूड कह लो, उस पर डिपेंड करता है। आपने कई बार देखा होगा कि जब क्रिकेटर एक फॉर्म से बाहर जाता है तो जिस बॉल पे वो पहले चौका या छक्का लगाता था उसी बॉल पे आउट हो जाता है। अब देखिए कि उसका स्किल या टैलेंट कम नहीं हो गया है, लेकिन जब आपकी स्टेट नेगेटिव होती है तो आपके जो रिसोर्सेज हैं, आपकी जो स्किल हैं, उनका एक्सेस आपको नहीं रहता है, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है।
इसी वजह से मैंने देखा है कि कई बच्चे घर पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं या फिर इंटरनल एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे इनको बोर्ड एग्जाम का बोला जाता है या फिर मेन एग्जाम में इनको जाने के लिए बोलते हैं तो वहाँ पे स्ट्रेस में आ जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं और एंग्शियस होने की वजह से बहुत सारा आंसर जो याद करके गए थे वहाँ पे जाके भूल जाते हैं। कई लोग स्टेज पे बोलने के लिए प्रिपेयर करते हैं, घर पे बहुत अच्छा बोल रहे होते हैं, जैसे ही मेन स्टेज पे जाते हैं या डिबेट कंपटीशन में जाते हैं वहाँ पे भूल जाते हैं। कई लोग इंटरव्यू में जैसे ही पहुँचते हैं वहाँ पे भूल जाते हैं। तो चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे स्टडीज़ हो, चाहे बिजनेस हो, हर जगह ये देखा गया है कि जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन जाने लगती है। और परफॉर्मेंस अगर आपकी डाउन है तो जो इनकम आपको चाहिए या फिर जो प्रोडक्टिविटी आपको चाहिए या फिर जो प्रमोशन आपको चाहिए या फिर जो बिजनेस डील आपको क्लोज करनी है या फिर जो सेल अपनी अगली क्लोज करनी है, उन सभी में इसका इम्पैक्ट नज़र आता है और आपकी परफॉर्मेंस, इवन रिश्तों में भी आपकी परफॉर्मेंस डाउन होने लगती है। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हमने ये सीखा कि स्ट्रेस आपको बॉडी पे इम्पैक्ट करता है, आपकी इंटेलिजेंस पे इम्पैक्ट करता है और आपकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट करता है। और इन तीनों जगहों पे इम्पैक्ट करने की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एनर्जी, आपके रिलेशनशिप, हेल्थ और बिजनेस ग्रोथ बहुत नेगेटिवली हिंडर होती हैं और नेगेटिवली अफेक्ट होती हैं। इट्स हाई टाइम दैट वी मस्ट लर्न टू ओवरकम दिस स्ट्रेस। इस स्ट्रेस को ओवरकम करना बहुत ज़रूरी रहेगा। अगर ये क्लास में आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है या फिर ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा कॉन्सेप्ट, ज़्यादा इंसाइट और काफ़ी कुछ ज़्यादा दिमाग के अंदर चला गया है और इसकी वजह से अगर एक अनकंफर्टेबल फीलिंग आपके अंदर आ रही है या फिर एक कन्फ्यूजन की फीलिंग अगर आपके अंदर आ रही है, तो मैं आपको बता दूं कि ये सही फीलिंग है, क्योंकि चेंज ऐसा ही फील होता है। जब भी आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाएंगे या फिर जब भी आपका ब्रेन चेंज के लिए रेडी है तो उसको ये डिस्कम्फर्ट की फीलिंग आती ही है। सो इट्स अ राइट थिंग, ये बिल्कुल सही चीज़ है अगर ये डिस्कम्फर्ट आपको महसूस हो रहा है तो। मैं आने वाले लेसन्स में आपके साथ टेक्निक शेयर करूंगा, स्ट्रैटेजीज शेयर करूंगा, जिन स्ट्रैटेजीज से आप कंप्लीटली स्ट्रेस को अपने जीवन में से एलिमिनेट कर देंगे, चाहे वो इंटेलिजेंस लेवल पे हो, चाहे परफॉर्मेंस लेवल पे हो या फिर बॉडी लेवल पे हो। फिलहाल हम फाउंडेशन सेटअप कर रहे हैं क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी बदलाव की शुरुआत अवेयरनेस से होती है, अवेयरनेस से अंडरस्टैंडिंग आती है और अंडरस्टैंडिंग से एक नया पर्सपेक्टिव बनता है और फिर आप रीवायर करते हो अपने ब्रेन को। तो किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के जो स्टेप हैं, स्टेप नंबर 1 इज अवेयरनेस, सेकंड स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग, थर्ड स्टेप इज reframing, developing a new perspective, and the fourth step is retrain and rewire। तो अभी हम फाउंडेशनल लेसन्स में हैं ताकि एक डीप अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस हमारे अंदर क्रिएट हो जाए और जैसे जैसे मैं आगे वीडियोस में आपको लेकर के जाऊंगा हम स्पेसिफिक टेक्निक्स पे आएंगे एंड आई एम श्योर दैट दीज टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजीज will completely transform your life and will completely eliminate stress out of your life। I hope you like the session। make sure आप 2 से 3 बार ज़रूर इस सेशन को देखिए और आज का टास्क ये है कि इस क्लास के बाद में आप नोट डाउन कीजिए, लिस्ट बनाइए कि स्ट्रेस आपकी बॉडी पे कैसे इम्पैक्ट कर रहा है या फिर आपकी इंटेलिजेंस में कहाँ इम्पैक्ट आ रहा है या फिर आपकी परफॉर्मेंस में किस किस जगहों पे ये जो स्ट्रेस है आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। तो 3 कैटेगरीज आप बना लेंगे, बॉडी, इंटेलिजेंस एंड परफॉर्मेंस, और इसके आगे लिखेंगे कि क्या स्ट्रेसफुल सिचुएशन है जो आपकी बॉडी को इम्पैक्ट कर रही है, क्या है जो कि आपकी इंटेलिजेंस को इम्पैक्ट कर रहा है और क्या है जो कि आपकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर रहा है। सिर्फ लिख लेना है, करना कुछ नहीं है। क्या करना है वो मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। फिलहाल सिर्फ अवेयर हो जाना है, कंफर्टेबल हो जाना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ेंगे टेक्निक्स अपने आप सामने आ जाएंगी। मेक श्योर यू डू योर असाइनमेंट। 1 या 2 बार जरूर इस वीडियो को देखिए और जो आज आपने सीखा है तुरंत उसको एग्जीक्यूशन में लेके आइए। मैं आपसे मिलूंगा अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर।